हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर मैं आपके सामने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का पार्ट 2 लेके आया हूं। और आज हम करने वाले हैं 10 प्रश्न के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन उनको करेंगे। इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं 11वें का। पहले प्रश्न का नाम है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमें क्या बता रहा है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो देखो, परिभाषा मैंने लिखी हुई है, वे बिंदु जिनके माध्यम से क्रिस्टल के अवयवी कणों को दर्शाया जाता है। देखो, आपने जब पैकिंग करी होगी तो पैकिंग के दौरान आपने कुछ ऐसे पैकिंग करी होगी, ऐसे पार्टिकल लगाते गए होंगे आप, है ना, ऐसे लगाते गए होंगे। फिर आपने कभी इसके बीच में लगाया होगा, ए बी टाइप की पैकिंग करी होगी, कभी आपने ए पा टाइप की पैकिंग, इस तरीके की पैकिंग आप करते गए होंगे, है ना। तो ये जो पैकिंग आपने करी थी वो किसके द्वारा दिखाया आपने, ऐसे गोलों के रूप में दिखाया सर। किसके रूप में दिखाया, गोलों के रूप में। तो ये जो कणों के रूप में आप इस क्रिस्टल के कणों को जो आप इन गोलों के रूप में दिखा रहे हैं, इन बिंदुओं के रूप में दिखा रहे हैं सर, इन बिंदुओं को हम क्या नाम बोल रहे हैं, जालक बिंदु। क्या बोल रहे हैं, जालक बिंदु। तो अवयवी कणों को जिन बिंदुओं से दर्शाया जाता है, पहले लाइन क्लियर आ गई। अब देखिए सर, अब जब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं सर, तो अभी हम इनको थोड़ा खोल खोल के लिखने वाले हैं। पहला बिंदु आपने ये दिया, दूसरा बिंदु आपने ये दिया, तीसरा ये दिया, चौथा ये दिया, पांचवा ये, इस तरीके से आप बिंदु लगा रहे हैं, है ना। तो सर जब आप इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, जब आप इन बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है सर। किसका, एक स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस का। जरा ध्यान से देखना, इसको अपने आप स्ट्रक्चर ले लेना था लेकिन ले नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, हमें बस समझना है तो हम समझने की तरफ ध्यान देंगे। देखिए सर, ये हमारा क्या बन गया, एकक सेल, एकक कोष्टिका। और ये हम ये भी जानते हैं कि एकक कोष्टिका की लगातार पुनरावृत्ति से जिस संरचना का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। तो मतलब हमने करना क्या है, हमने इन कणों को लगातार आगे बढ़ाते जाना है। इस तरीके से इन कणों को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको भी, इस पार्टिकल को भी हम क्या करेंगे, लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, यहां से आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे, है ना। और इस पार्टिकल को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जब हम इस पार्टिकल, इन कणों को सर फिर वापस आपस में मिलाते हैं इस तरीके से, तो बनने वाली जो संरचना होती है सर, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। तो यही हमने लिखा है, इस संरचना को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रिस्टल जालक। हमने ये लिखा है, देखिए, वे बिंदु जिनके माध्यम से क्रिस्टल के अवयवी कणों को दर्शाया जाता है। तो यहां जब हम पैकिंग कर रहे थे तो हमने जिस भी धातु की पैकिंग करी है उसको इन बिंदुओं के द्वारा दिखाया, तो इसको। और अगर हम इन बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं, सरल रेखा से जोड़ते हैं, इन बिंदुओं को क्या करते हैं, सरल रेखा से जोड़ते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो ये जो बिंदु हैं, जिनको हम पदार्थ का अवयवी कण मान रहे हैं, एक तो हम पदार्थ का क्या मान रहे हैं, अवयवी कण मान रहे हैं, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, जिनको मिलाने पर क्या बन रहा है, हमारा क्रिस्टल जालक बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं सर, अपना जालक बिंदु। ठीक, देखिए, इसी पेपर में हमारा अगला प्रश्न है 11 का खा, एकक कोष्टिका को अभिलाक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। ठीक है, तो अगर हम पैरामीटरों की बात करें सर, तो आपको साफ साफ दिख रहा हो, बहुत सरल प्रश्न है, आप जानते होंगे। देखिए, अगर हम इस यूनिट से, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका या एकक कोशिका भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है सर। और ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं सर, इन बिंदुओं को आपने अभी अभी क्या नाम दिया था, जालक बिंदु। इतनी भी आप बात समझते होंगे। अब इस जालक बिंदु को देखिए सर, तो आपको इधर एक भुजा ये वाली दिख रही है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सर। एक भुजा ये वाली दिख रही होगी, एक भुजा सर आपको ये वाली दिख रही होगी, और एक भुजा दिख रही होगी सर आपको कौन सी, ये ऊपर से नीचे वाली, है ना, ये वाली भुजा दिख रही होगी सर। तो ये जो 3 भुजाएं हैं सर, जिसको आप, मैं ऐसे बना सकता हूँ, जरा चेक कीजिए। एक ये है सर इसकी, इसको मैं बोल दूंगा क्या, चौड़ाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली को बोल दो सर आप लंबाई, और इस वाली भुजा को बोल दो सर आप क्या, ऊंचाई। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो एकक कोष्टिका बनती है सर, 3 डायमेंशनल होती है। तो इसकी लंबाई को सर हम दिखाते हैं ए से, इसकी चौड़ाई को हम दिखाते हैं किससे, बी से, और इसकी ऊंचाई को दिखाते हैं किससे, सी से। तो 3 पैरामीटर तो ये हो गए सर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक पैरामीटर क्या होता है सर, देखिए,
इस वाली भुजा को देखिए तो एक एंगल सर इन दोनों के बीच बन रहा होगा, एक एंगल इन दोनों के बीच बन रहा होगा और एक एंगल इस दोनों के बीच। इस कोण को मैं बोल देता हूँ सर अल्फा, इस कोण को बोल देता हूँ बीटा और इस वाले कोण को क्या बोल देता हूँ गामा। यहाँ भी आप देख सकते हैं सर अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरीके से सर इन भुजाओं के मध्य, कोरों के मध्य बनने वाले जो कोण होते हैं, कोरों के मध्य बनने वाले जो कोण होते हैं सर, इन कोणों को हम किससे दिखाते हैं? इन कोणों को दिखाते हैं सर हम किससे? अल्फा, बीटा और गामा के नाम से। और ये कोण हमेशा कितने होते हैं सर? सिंपल क्यूबिक के लिए 90 डिग्री। ठीक है सर। और ये हमारी क्या है सर? अक्षीय लंबाई है। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अक्षीय लंबाई। क्या नाम दे सकते हैं? अक्षीय लंबाई। तो अक्षीय लंबाई हमारी क्या होती है सर? ए बराबर बी बराबर सी। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है सर। तो आज ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो हम क्या बोलेंगे, एक बार फिर से देखिए, पैरामीटर कितने होते हैं सर? छह पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं सर। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष को समझाइए। देखिए, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष से पहले आपने दो दोषों का नाम सुना होगा। एक का नाम है रिक्ति दोष और एक का नाम है सर अंतरावकाशी दोष। नाम सुने होंगे। ये दोष सर कहाँ मिलते हैं? ये भी क्रिस्टल में मिलने वाले हैं। अंतरावकाशी दोष ये भी कहाँ मिलने वाले हैं सर? क्रिस्टल में मिलने वाले दोष हैं। अंतर इतना है सर कि ये जो दोनों दोष हैं ये मिलते हैं कणों में। कहाँ मिलते हैं? जब क्रिस्टल कणों से मिलके बनता है। यहाँ जो क्रिस्टल बनने वाले हैं सर आयन से। चेक करिए, देखिए कणों से कैसे मिलते थे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे। पहला कण, दूसरा कण, ऐसे कण आपस में अवयवी कण, जालक बिंदु आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं सर? क्रिस्टल। अगर ये कणों के फॉर्म में क्रिस्टल बन रहा है तो कौन सा दोष होता है? रिक्ति और अंतरावकाशी। पर अगर सर ये क्रिस्टल बनता है आयन के फॉर्म में, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आवेश के रूप में हमने क्या बनाया है सर? क्रिस्टल। तो सबसे पहली बात, शॉर्टकी दोष कैसा दोष है सर? आयनों में होने वाला रिक्ति दोष है। इसमें क्या करता है? आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे आप, होने क्या वाला है जरा चेक करिए। यहाँ यहीं पे गेम है, बस हमें ये देखना है और अगर हम ये समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा सर। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आना था प्लस, जैसे कि इधर मैंने बना रखा है। यहाँ पे आना है प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। फिर आना था सर इसके नीचे माइनस, फिर यहाँ पे आना था प्लस, फिर आना था माइनस, फिर आना था प्लस, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आना था सर? माइनस। और इस ये माइनस यहाँ से क्या हो जाए सर? गायब। और यहाँ पे क्या बना दे? खाली जगह। फिर माइनस की जगह क्या आना था सर? प्लस। और फिर क्या आना था सर? माइनस। और ये प्लस भी यहाँ से क्या हो जाए सर? गायब। है ना? तो ये माइनस यहाँ से उठ के सर इस क्रिस्टल के कहाँ आ गया? बाहर। और ये प्लस भी यहाँ से उठ के कहाँ गया सर? क्रिस्टल के बाहर। तो ऐसे केस में जब माइनस और प्लस अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल के बाहर आते हैं और अपनी जगह पे क्या छोड़ जाते हैं सर? रिक्ति। अपने जगह पे क्या छोड़ जाते हैं? रिक्ति। ऐसे केस में हम इस दोष को क्या बोलते हैं सर? शॉर्टकी दोष। क्लियर है? देखिए सिंपल बात है। शॉर्टकी में एक शब्द आता है सर शॉर्ट होना, कम होना, कम होना। जब क्रिस्टल के अंदर आयनों की संख्या क्या हो जाए? कम। तो कौन सा दोष होगा सर? शॉर्ट दोष, शॉर्टकी दोष। क्लियर है? अब एक और चीज बोलते हैं सर हम, ये विलुप्त होने वाले धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है। मतलब अगर एक नेगेटिव आयन बाहर आता है तो पॉजिटिव को भी आना पड़ेगा, ताकि आवेश क्या रहे इसके अंदर? बराबर। इसके अंदर का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए सर? सेम। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? उदासीन, बराबर। ठीक है, सेम नहीं, बराबर या उदासीन होना चाहिए। ठीक है सर। तो अब जब यहां से एक क्रिस्टल दिखा, अभी इस क्रिस्टल के अंदर 9 पार्टिकल थे सर, 2 कहां आ गए? बाहर। 2 आयन क्या आ गए? बाहर। तो ऐसे केस में इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? तो धनायन और ऋणायन का, तीसरी बात सर, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार हमेशा क्या होगा? बराबर। क्लियर बात है? धनायन ऋणायन का आकार लगभग क्या होना चाहिए सर? बराबर। बहुत ज्यादा अंतर इनमें नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए सर आप बहुत देखिए, एक NaCl का एग्जांपल ले लीजिए सर, लगभग बराबर साइज वाले हैं, है ना? कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर इनमें। फ्रेंकल दोष को अगर हम देखें सर, तो फ्रेंकल दोष में क्या आ रहा है मेरा? चेक करेंगे। फ्रेंकल दोष में मेरा क्या आ रहा है सर? आयनों में होने वाला अंतरावकाशी दोष है। इसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरावकाश में चला जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है सर? जरा चेक करिए। होना क्या चाहिए था? होना ऐसा चाहिए था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। अब हो क्या रहा है? चलो चेक करते हैं। ये प्लस मैंने अपनी जगह लिखा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये
माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे बनना चाहिए था सर। अब हो क्या गया है, जरा चेक कीजिए। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था ये हो गया गायब, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया सर, गायब। और ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह से उठ के यहाँ पे तो खाली हो गया सर, और इस जगह से उठ के आ गया यहाँ पे, इन चार आयनों के बीच में आ गया। और चार आयनों के बीच के स्थान को बोलते हैं सर हम अंतरावकाश, है ना। चार कणों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं सर हम, अंतरावकाश। चेक करें एक बार मैं फिर बात समझा दूं। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इनके बीच के जो स्थान, ये खाली जगह है सर, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतरावकाश। इस अंतरावकाश में कौन चला गया सर, हमारा ये धनायन, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया सर, अंतरावकाशी दोष। क्या बोल दिया सर हमने, अंतरावकाशी दोष। ठीक है, तो ये आयनों में होने वाला अंतरावकाशी दोष सर। इसमें धनायन क्या करता है, अपना स्थान छोड़ के अंतरावकाश में चला जाता है। ये भी याद रखना आसान है सर। देखिए इधर उधर कौन घूमता है, इधर उधर वो पार्टिकल घूमता है सर जो फ्रैंक होता है। जो पार्टिकल कैसा होता है, फ्रैंक। तो फ्रैंकल दोष में आयन क्या हो जाता है, हमारा फ्रैंक हो जाता है और अपनी जगह छोड़ के कहीं बीच में घुस जाता है। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है सर, पार्टिकल अपने ही क्रिस्टल के अंदर है, बाहर थोड़े ना निकला सर। अगर मास बाहर आता तो हम बोलते घनत्व कम हुआ, लेकिन पार्टिकल तो अंदर ही है सर। तो इसमें सर हमारा जो घनत्व होता है, ये घनत्व हमारा क्या रहता है, सेम। घनत्व क्या रहता है, सेम, अपरिवर्तित रहता है सर हमारा घनत्व। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, अपसॉर्टी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है सर। अगला प्रश्न है हमारा 13 का एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में कैसे है, अमिश्रणीय है, क्यों। अब ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, जरा देखिए हमने कल क्या बोला। कल हमने बोला कि H2O कैसा मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय, इस पे स्लाइटली नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, और इस पे स्लाइटली कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल हमारा जल का कैसा हो गया सर, ध्रुवीय। बोलो ये बात जानते हैं। अब हमने एक लाइन और पढ़ी थी सर कि समान समान को घोलता है ना। हमने कल क्या पढ़ा था कि समान समान को घोलता है। अब जरा एक बात मजे की देखिए, जल का पार्टिकल ध्रुवीय है और ये एल्काइल हैलाइड भी कैसे हैं सर, ध्रुवीय। तो एल्काइल हैलाइड को तो जल में घुलना चाहिए। अब ये तो सर आप अपनी ही बात का अप्रूव कर रहा है, क्या मस्त केमिस्ट्री है ना। कल जो पढ़ा उसको आज रिपीट कर रहे हैं। तो सर जब ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, तो दोनों को क्या होना चाहिए, आपस में घुलनशील मिश्रण बनाना चाहिए सर, मिक्स हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, कारण क्या है, समस्या क्या है, ये समझना पड़ेगा सर। देखिए क्योंकि है एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं सर हमारे सर, CH3X। तो क्लोरीन या फ्लोरीन ब्रोमीन सर स्लाइटली नेगेटिव होंगे और कार्बन कैसा होगा सर, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये भी हो गया सर हमारा पोलर नेचर का, और ये भी हो गया सर हमारा पोलर नेचर का। दोनों ध्रुवीय हैं और घुल नहीं रहे हैं, समस्या क्या है सर। सर समस्या ये है, आप समझो जरा। जब क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड CH3X बॉन्ड बनाने जाता है किसके साथ, H2O के साथ। चेक करें सर, बॉन्ड बनाने जाता है किसके साथ, बॉन्ड बनाने जाता है सर ये किसके साथ, H2O के साथ। अब देखिए सर, होने क्या वाला है कि ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। तो पोलर पोलर एक ये नेगेटिव, इसको हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करना चाहिए और इसको पॉजिटिव को अट्रैक्शन करना चाहिए सर, और ये पोलर पोलर को क्या हो जाना चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहिए और आपस में घुल जाना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सर। सर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये CH3X इस हाइड्रोजन के साथ या इस H2O के साथ बॉन्ड बनाने जाता है, तो बॉन्ड बनाने से जब सर बॉन्ड बनता है, संयोजन रिएक्शन होती है, A+B से जब C बनता है, तो रिएक्शन कैसी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव। तो सर इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के आपस में जुड़ने से क्या होनी चाहिए, ऊर्जा निकलनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए सर, निगमित। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं सर, तो इनसे जो ऊर्जा निगमित होती है, देखिए एल्काइल और जल के अणुओं के मध्य बनने वाले आकर्षण बल से कम ऊर्जा निगमित होती है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना सर, ये बहुत कम एक्सोथर्मिक है, बहुत कम एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी कम होने का नुकसान क्या है सर, कि ये एनर्जी इतनी कम निकलती है कि जो H2O के आपस में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है सर। अब आपको पता है कि H2O आपस में क्या बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सर, बनाता है नहीं बनाता। अब इससे सर इतनी कम ऊर्जा निगमित होती है कि ये इस पुराने बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता है। और जब तक ये H2O आपस में अलग अलग नहीं होंगे, तब तक सर ये इसके साथ बॉन्ड कैसे, मतलब पहले पुरानी दोस्ती तोड़ो फिर नई दोस्ती होगी सर।
तो नई दोस्त जो ये नया दोस्त आया है ना CH3X, ये जो नया दोस्त आया है, ये दोस्त इतना अच्छा नहीं है कि हम अपनी पुरानी दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सिंपल सी बात है। तो बनने वाला देखिए सर, ये जो CH3X है, ये जब H2O के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो इसमें जो डेल्टा H है ये क्या निकल रहा है, बहुत कम। और ये इतना कम है कि ये H2O का जो पुराना हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहा है। और जब ये पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं। तो एल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, जल के अणुओं के मध्य जब ये नए आकर्षण बल बनाते हैं सर, तो इससे एनर्जी क्या निकलती है, कम। और जब ये कम एनर्जी निकलेगी सर, तो ये जल के अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को नहीं तोड़ पाते, फलस्वरूप नए आबंध बन ही नहीं पाते। अतः ये जल में क्या है, अमिश्रणीय। अतः ये जल में क्या है सर, अमिश्रणीय। जल में क्या होंगे सर, ये अमिश्रणीय। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर हमारा 13 का खा, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है। देखिए सर, मतलब क्या है इसका, अगर आप, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब है सर क्लोरोबेंजीन पे आप रिएक्शन करा रहे हैं H2O का। H2O का रिएक्शन कराने का मतलब सर आप ये भी भली भांति समझते होंगे कि H2O पे रिएक्शन करा रहे हैं आप किसका, OH नेगेटिव का। और आप जानते हैं सर कि क्लोरोबेंजीन जो हमारा होता है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये सर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते हैं। कुछ ही टाइम पहले हमने पढ़ा था, है ना, पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना सर, केमिस्ट्री बहुत मजेदार चीज है, हर बार रिपीट होती है। प्रॉब्लम क्या है सर, क्यों नहीं देता है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, पर एरोमेटिक जो एराइल हैलाइड होते हैं वो नहीं देते हैं, क्यों। तो रीजन हमने बताया सर, रीजन हमने बहुत बताए थे कि एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है सर इसका, है ना। इस पे सर आंशिक द्विआबंध आ जाता है सर, ये भी हमने बात करी थी, आंशिक द्विआबंध आ जाता है। हमने बात करी थी सर किसकी, कि इसका जो फेनिल कैटायन लास्ट में बनेगा सर, ये फेनिल कैटायन क्या है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने की वजह से सर अस्थायी है, अस्थायी होने की वजह से सर ये क्या नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। तो सर आप जल अपघटन में तो यही काम कर रहे हैं ना, क्लोरोबेंजीन पे OH नेगेटिव का अटैक करा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है सर, क्लोरोबेंजीन OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्या गजब बात है। क्लोरोबेंजीन सामान्य परिस्थितियों में आप ऐसे लिखेंगे सर कि क्लोरोबेंजीन जो होता है हमारे पास, वो क्लोरोबेंजीन सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थिति में जल अपघटन की अभिक्रिया नहीं देता है। जल अपघटन नहीं देता है, सीधी बात है भैया, जल अपघटन नहीं देता है। तो सर क्या ये जल अपघटन देगा ही नहीं, हाँ सर देते हैं। इसके लिए विशिष्ट परिस्थितियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेक करो, ये है क्लोरोबेंजीन। इस पे सर अगर आप हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, जल अपघटन करना चाहते हैं सर, तो आपको डालना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 623 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा सर, 300 ATM आपको प्रेशर देना पड़ेगा सर, तब जाके सर ये क्लोरोबेंजीन किसमें कन्वर्ट होने वाला है, फिनॉल में। इस रिएक्शन को हम डॉ प्रोसेस के नाम से जानते हैं सर। तो आप ध्यान रखिए, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, लेकिन अगर आप विशिष्ट परिस्थितियों का इस्तेमाल करें, H2O के साथ NaOH 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर दें, तो उस कंडीशन में सर क्या बनता है हमारा, अल्कोहल या फिनॉल। ठीक है सर। अगला प्रश्न है सर हमारा कि यदि 22 ग्राम बेंजीन को, यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो, 22 ग्राम बेंजीन किस में घोल रखी है अपने, 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड में, तो बेंजीन एवं टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ठीक है सर, आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो जरा इधर से फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपको किसी का मास परसेंटेज निकालना है सर, तो उस कंडीशन के लिए आपको उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सर, आपको चाहिए सर जिसका भी निकालना है, तो जो भी A या B घटक है सर, A B का आपको चाहिए क्या, द्रव्यमान। ठीक है, साथ में चाहिए सर आपको विलियन का, टोटल विलियन का द्रव्यमान कितना चाहिए सर, ये चाहिए होगा आपको, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला है सर, इसको अभी हम दोबारा लिख लेंगे। तो चेक कर लीजिए, तो आपको चाहिए क्या क्या सर, A और B का द्रव्यमान चाहिए। तो सर देखिए 14 ग्राम, सॉरी 22 ग्राम बेंजीन है, तो एक को A1 घटक मान लेता हूँ, एक को 2, तो W बेंजीन है ना,
W किसका सर, C6H6 का W कितना दे रखा है, 22 ग्राम। CCl4, अच्छा WCCl4 कितना दे रखा है सर आपको, 122 ग्राम। ठीक है सर, और निकालना क्या है सर हमें, पर ठीक है, तो मास परसेंटेज या W परसेंटेज भी आप इसको बोल सकते हैं सर। कैसे, अब हमें देखिए A का द्रव्यमान पता है, B का द्रव्यमान पता है, हमें चाहिए का बिलियन का द्रव्यमान। तो अब ले लेते हैं सर हम विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा सर, 22 प्लस 122, टोटल कितना हो जाएगा सर हमारा, ये 144 ग्राम। काम हो गया सर हमारा। तो अब आपको निकालना है किसका का, पहले एक एक करके निकालते हैं सर। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो W परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आप ऐसा लिखेंगे। कैसा निकालेंगे सर, तो ये फॉर्मूला होगा सर बेंजीन का द्रव्यमान बटे क्या है सर हमारा दूसरा, विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान ये लिखना है आपको। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है सर आपके पास, C6H6 22 ग्राम। कितना है सर आपके पास, 22 ग्राम। चलो ये भी लिख लो। और विलियन का कितना है सर, 144 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देना है सर आपको किससे, 100 से। परसेंटेज निकालना है। तो देखिए सर 22 कम 22, 22 नहीं 44, मतलब काट पीट के अगर आप देखोगे सर तो ये आ जाएगा हमारा 15.27 या 8%। ठीक है सर, कैलकुलेशन मेरा खराब है तो एक बार चेक कर लेना। दूसरा सर क्या है हमारे पास, अगर आप W परसेंट निकालते हैं किसका, CCl4 का, तो उस केस में सर क्या होगा, फॉर्मूला यही हो जाएगा, CCl4 का द्रव्यमान कितना दे रखा है और बटे विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा सर। आसान प्रश्न है सर ये, कुछ फीलिंग भी नहीं आ रही करते हुए। इनटू क्या हो जाएगा सर, 100। ठीक है, तो CCl4 का द्रव्यमान कितना दे रखा सर आपको, जरा चेक करिए, 122 ग्राम। तो आपने लिखा सर क्या, 122 ग्राम बटे 144 ग्राम, इसको ग्राम में लिख दीजिए सर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, इनटू कितना आ जाएगा सर, 100। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 122 से 144 को काटोगे सर, मल्टीप्लाई आप टोटल करोगे तो ये आपको मिलेगा सर कितना, ये आना चाहिए आपका 84.73%। तो ये हो जाएंगे सर आपके आंसर। तो सरल सा प्रश्न था सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से देखिए, आपको करना क्या है, अगर आपको किसी का परसेंटेज निकालना होता है, जिसका भी परसेंटेज निकालना है, उसका मास बटे टोटल सॉल्यूशन का मास और इंटू क्या कर देते हैं, 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना है, उसका मास बटे टोटल विलियन का मास इंटू क्या कर देना है, 100। थोड़ी बहुत मेहनत आपको कैलकुलेशन में लगेगी और आसानी से आप क्या ले लेंगे सर, 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये ध्यान रखिए। तो अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगला प्रश्न है सर हमारा कि 1 लीटर यानी 1030 ग्राम, ये ग्राम में सर, समुद्री जल में इतनी ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता किस में ज्ञात कीजिए, ppm में। ये है सर 6 × 10⁻³ ऐसा होगा ये। ठीक है सर, तो आपको निकालना है ppm। तो ये आसान है सर, ppm आप कैसे निकालते हैं सर, ppm निकालने का सही तरीका है सर, जो अवयव है ना, उस, या आप शॉर्टकट में लिखिए सर, विलेय का द्रव्यमान लिखिए। एक और तरीका बताता हूँ, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, ये लिख दीजिए सर आप, इंटू 10⁶ ppm में। या आप लिख सकते हैं सर अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अवयव की मात्रा, अवयव की मात्रा बटे विलियन की मात्रा, कुल मात्रा मतलब विलियन की मात्रा इंटू 10⁶। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल विलियन कितना है सर, 1 लीटर समुद्री जल है ना। तो देखिए विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा सर हमें, विलियन का द्रव्यमान जरा चेक करिए, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब द्रव्यमान में कितना हो जाएगा सर, 1030 ग्राम। अब विलेय का कितना दे रखा सर, विलेय भी हमें दे रखा है। सिंपल प्रश्न है सर, सीधे आपको आंसर करनी है। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा सर, 6 × 10⁻³ ग्राम। अब करना क्या है सर, इसी में तो वैल्यू रखनी है। तो आपको ppm अगर आप निकालते हैं सर ऑक्सीजन की, तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। आपको लिखना है सर विलेय का द्रव्यमान, तो ये विलेय का द्रव्यमान है 6 × 10⁻³ अपॉन आ जाएगा सर मेरा क्या, 1030, और इंटू हो जाएगा सर 10⁶।
अगर सर आप इसको काटेंगे, देखो इससे 3 तो यही कट जाएगा सर, और मल्टीप्ल टोटल कैलकुलेशन करके दीजिए सर, समय ज़्यादा लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर अराउंड 5.82 ppm। तो एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1 +3 +5 +7 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही करते हैं। देखिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी दिखाते हैं, है ना। जब भी ये किसी विद्युत धनात्मक तत्व के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो सारे के सारे क्या दिखाते हैं, +1 वो सॉरी -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। लेकिन जब फ्लोरीन को छोड़ के, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी ऐसे तत्व से बॉन्ड बनाते हैं जो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उस केस में सर ये अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा, और ये क्या करेंगे, ग्रहण। तो जब भी देखो ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, अगर ClO नाम का कोई कंपाउंड बन रहा है तो इट मीन से Cl पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बैलेंस आप कर लेना, बस ये एक एग्जांपल के लिए बताया। इसका मतलब है क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। समझ रहे हैं आप बात। तो जब भी ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो ये अकेले दो ऐसे एटम होंगे सर जिनके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों किस केस में, किस ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो देखो अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होने वाला है सर 2s2 और 2p5, इसका 3s2 3p5, 4s2 4p5 और 5s2 5p5। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान होते हैं अगर आप देखें। जैसे सिंपल सी बात है, फ्लोरीन का आपने हीलियम लिखा तो इसमें नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, लाइन से लिख दो, इजी है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसको भी रिक्वेस्ट में डाल सकते, कमेंट कर सकते, आप इजीली सीख सकते हैं सर। चलिए, तो कारण क्या है सर कि फ्लोरीन केवल -1 दिखा रहा है, गाढ़ा साइज हो, फ्लोरीन छोटा साइज होने की वजह से इसका आकार कैसा है, छोटा। दूसरा, इसमें डी कक्षक क्या है सर, अनुपलब्ध, डी कक्षक नहीं है। डी कक्षक नहीं होने के कारण सर ये अपने कक्षक का प्रसार नहीं कर पाता, है ना, ये अपने कक्षक का प्रसार नहीं कर पाता, इसलिए सर ये सिर्फ -1 दिखाता है। अब ये मतलब क्या है सर इसका, ये हमें समझना है। अगर मैं क्लोरीन को एक्साइटेड एटम में लेता हूं सर, तो देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके s में है, 5 इलेक्ट्रॉन सर इसके p में है ना। अब जब जरा चेक करिए, यहाँ कौन सी कक्षा चल रही सर, दूसरी दूसरी, है ना। तो अगर किसी एटम को हम देखें सर तो पहली कक्षा में s ऑर्बिटल होता है, दूसरी कक्षा में s और p ऑर्बिटल होता है, तीसरी में सर s, p और p के साथ क्या आ जाता है, d। ऐसी चौथी में सर s भी आएगा, p भी आएगा और d भी आएगा और f भी आएगा। तो सर फ्लोरीन में केवल 2 कक्षा है, 2 कक्षा होने का मतलब इसमें केवल s और p है। तो इसमें सर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा सर, p सबसेल, और एक s सबसेल होगी सर, उप कक्षक है। तो सर d तो इसमें है ही नहीं। जबकि क्लोरीन की बात करें तो इसमें s भी प्रेजेंट है सर, p भी प्रेजेंट है, और साथ में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा सर, d ऑर्बिटल, साथ में कौन प्रेजेंट होगा, d। अब d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने से क्या होता है सर, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये s ऑर्बिटल में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन सर यहां से उठ के कहां चला जाता है, d में, तो एक रह जाता है सर s में, और एक ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है सर, d में। ऐसी सर p का ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है ना सर, एक तो रह जाता है p में ही और एक कहां चला जाता है सर, d में। ऐसे ये युग्मित सर एक कहां रह सकता है, यहाँ p में ही, और एक कहां चला जाएगा सर, d में। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सर अनपेयर्ड है तो ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से सर s क्या जो हमारा क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जबकि इसके पास थे कितने सर, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर इसके पास, 7। मतलब ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +7। अच्छा, ये +7 सर ये अब क्यों दिखा सकता है, +7 तक दिखा सकता है, ये ध्यान रखना, +7 तक क्यों दिखा सकता सर ये, क्योंकि सर इसके पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहां रख लेता सर। तो क्योंकि अन्य एटम जो है सर, अन्य परमाणु जो है इनके पास d ऑर्बिटल उपलब्ध होता है, इसलिए ये अपने कक्षक का क्या कर सकते हैं सर, प्रसार कर सकते हैं। पर फ्लोरीन में तो सर सिर्फ 2 ही हैं, s और p,
डी तो है ही नहीं, इसलिए सर अपने कक्षा का प्रसार नहीं कर सकता है, इसलिए फ्लोइंग सिर्फ -1 ही दिखाएगा। इतना ही आंसर है सर, तो आपको ध्यान रखना है।